हेलो एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। कल तक हमने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बातें की और उसमें हार्ट संबंधित डिसऑर्डर्स और साथ ही साथ इंटेस्टाइन संबंधित प्रॉब्लम्स की बात की। आज हम साइकोफिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात शुरू करते हैं। इसे मनोदैहिक श्वसन संबंधी विकृतियां कहते हैं। इस प्रकार की विकृति में व्यक्ति को श्वास से संबंधित प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टीज होती है और व्यक्ति जब इस प्रकार की विकृति से ग्रस्त होता है तो उसमें इस इमोशनल स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी बढ़ी हुई पाई गई है। इन विकृतियों के विकसित होने और बढ़ने की संभावना अधिक होती है। आज हम सबसे पहले साइकोफिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा के बारे में बात करते हैं। अस्थमा या दमा, इसका प्रमुख लक्षण सांस लेने में कठिनाई, अधिक घुटन का अनुभव होना, जिससे व्यक्ति को ये लगता है कि उसे खुली हवा सांस लेने के लिए नहीं मिल पा रही है। सांस का फूलना, जैसे कोई व्यक्ति तेज दौड़ के आता है उसकी सांसें फूलने लगती हैं, वैसे अस्थमा के व्यक्ति को भी सांस फूलना महसूस होता है। जब भी कोई व्यक्ति अस्थमा का रोगी होता है या इस डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, तब उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उसका दम घुटने लगता है, सिर में चक्कर आते हैं और कभी-कभी बेहोशी के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे रोगी हमेशा श्वास नली में ऐंठन की शिकायत करते हैं और जब इस विकृति का कारण शारीरिक होता है तब उन्हें इसके कारण विभिन्न प्रकार की एलर्जी भी होती है। और जब इसका कारण मनोदैहिक होता है, साइकोसोमैटिक होता है, तब इसका कारण संवेगात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस भी होता है। अध्ययन के अनुसार जब व्यक्ति में संकोच की भावना, आक्रामकता, पराश्रितता की भावना, आवेश, आत्मकेंद्रिकता की भावना पाई जाती है, तब इस प्रकार के डिसऑर्डर से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा डेकर का भी एक अध्ययन है कि धूल के प्रति एलर्जी, डस्ट एलर्जी, आज ये कॉमन फैक्टर है, मैक्सिमम लोगों को ये एलर्जी होती है। डस्ट एलर्जी भी इसका प्रमुख कारण है। 1963 में हुए एक अध्ययन के अनुसार दमा का एक विशेष कारण एंटीजन होते हैं, जिससे व्यक्ति में ऐसे हानिकारक तत्व अधिक होते हैं जिसके कारण उसे अस्थमा की संभावना होने की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरा, हम श्वसन संबंधी संलक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, अति श्वसन संलक्षण, यह वह साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति तेज तेज श्वास लेता है और कई बार वह इसके साथ साथ जैसे वह तेजी से चलता भी है और उसके सांस लेने में केवल तीव्रता ही नहीं होती है, गहराई भी होती है और शरीर में वह सुन्नता का अनुभव करता है या उसे चक्कर आते हैं,
कई बार उसे लगता है कि बिल्कुल उसका सिर का जो पोर्शन है वो उड़ा उड़ा सा अनुभव करता है। उसे अपनी दृष्टि भी धुंधली लगने लगती है, उसे दिखाई साफ नहीं देता है। इस डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति कभी-कभी यह भी शिकायत करते हैं कि उनके सीने में भारीपन है या हृदय के आसपास दर्द है। रोगी यह भी शिकायत करता है कि उसे चिंताजनक और भयानक स्वप्न आते हैं। देखिए, चिंताजनक यानी एंग्जाइटी, कभी कभी आपने एक सामान्य स्थिति में भी महसूस किया होता है कि हम ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसके कारण हमारी नींद तो टूटती ही है, हम इतना डर जाते हैं, लगता है कि यह वास्तविक सिचुएशन है और पूरे भय के सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। किंतु इसी तरह के सिम्टम्स जब लगातार होते हैं तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की विकृति के होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी बात अब हम कर रहे हैं ट्यूबरक्यूलोसिस की, जिसको टीबी या यक्ष्मा भी कहते हैं। इस प्रकार के डिसऑर्डर की अवस्था में जो रोगी होता है उसके फेफड़ों में दर्द होता है और फेफड़ों में सूजन होता है और सीने में दर्द का अनुभव करता है। इस विकृति का मुख्य कारण, इस डिसऑर्डर का मुख्य कारण फिजिकल होता है, यानी शारीरिक होता है। लेकिन अनेक ऐसे भी केसेस मिले हैं जिसका कारण शारीरिक तो होता ही होता है, उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी होता है। अध्ययनों से ये पता चला है कि यह विकृति उन व्यक्तियों में अधिक पाई जाती है जो सामाजिक संपर्क स्थापित करने में स्वयं को अक्षम पाते हैं, चाहे जिस भी कारण से वह सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ इनमें आत्म निष्फलता यानी स्वयं को बहुत सफल नहीं पाते मानते हैं, ऐसी भावना होती है कि वह बहुत सक्सेस नहीं है। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि जब भी व्यक्ति में असफलता की फीलिंग होगी तब उसमें कौन सी साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा? फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। तो जब कुंठा होगा तो उसके साथ डिप्रेशन अपने आप जुड़ जाएगी। फ्रस्ट्रेशन वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम आपको एक वाक्य में बता रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन हमेशा असफलता की भावना से उत्पन्न होता है। साथ ही साथ आक्रामकता, एग्रेशन जो है, एग्रेशन के कारण भी व्यक्ति में चिंता, संवेगात्मकता, चंचलता आदि लक्षण पाए जाते हैं और इस रोग के होने की संभावना अधिक हो जाती है। अब हम बात करते हैं त्वचा संबंधी विकृतियों की। त्वचा संबंधी विकृतियां साइकोफिजियोलॉजिकल स्किन डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं। व्यक्ति की त्वचा संवेगात्मक तनाव और प्रतिबल को दर्शाने का एक प्रमुख माध्यम है। त्वचा के नीचे बहुत पतली रक्त नलिकाएं होती हैं जिनका संचालन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। कई बार त्वचा संबंधी विकृतियां मनोदैहिक कारणों से होती हैं। मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृतियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। उसमें पहला हम आपको बता रहे हैं न्यूरोडर्मेटोसिस,
यह एक ऐसी विकृति है जिसमें अनामिका, रिंग फिंगर, अंगूठे और होठों में ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर के त्वचा में जहाँ भी यह रोग होता है वहाँ त्वचा में सूजन, लाली और फफोले पड़ने लग जाते हैं। पहले इस विकृति का कारण पूर्ण रूप से शारीरिक माना जाता था, परंतु स्टडीज से ये स्थिर हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि इस विकृति का एक कारण संवेगात्मक अस्थिरता भी है। अध्ययन में यह पाया गया है कि एक ऐसी महिला जिसमें यह विकृति थी और जब इसके रोग के कारणों का अध्ययन किया गया तो ज्ञात हुआ कि इस महिला की शादी ऐसे युवक के साथ हो रही थी जो उसे पसंद नहीं था। जब इस महिला की यह शादी छूट गई तब उसकी यह विकृति स्वयं ही समाप्त हो गई। अंगूठे की त्वचा में भी यह विकृति होती है। जो अध्ययन हुए हैं उससे यह स्पष्ट हुआ है कि इस विकृति के मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। यह विकृति उन लोगों में अधिक पाई जाती है जिनमें इमैच्योरिटी अधिक होती है अथवा उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो जीवन की समस्याओं से जूझने वाले होते हैं। कई बार इस रोग के कारण संवेगात्मक कारक भी होते हैं। ब्राउन 1977 के अनुसार होठों में यह विकृति किशोरियों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाई जाती है और इस विकृति का प्रमुख कारण उनकी प्रेम की इच्छा होती है जिसकी वह पूर्ति नहीं कर पाते हैं और इससे संबंधित इमोशनल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। इसी संबंध में अब हम एक्जिमा की बात करते हैं। एक्जिमा में व्यक्ति की त्वचा पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा पर सूजन आ जाती है, दाने बन जाते हैं और जहाँ जो भाग इसका मतलब त्वचा का जो भाग इस विकृति से प्रभावित होता है उसको खुजाने से, खुजलाने से उसकी चमड़ी छूटकर गिरती है। ब्राउन ने बताया है कि इस विकृति के कारण इसके कारण जो हैं मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। फ्रस्ट्रेशन है, हीनता की भावना है, साथ ही साथ व्यक्ति कई बार यह सोचने लगता है कि वह बेकार है, व्यर्थता की भावना। आपने पैरानॉइड डिसऑर्डर पढ़ा है, पैरानोइया का रोग भी पढ़ा है और इसमें पाया है कि जो व्यामोह होते हैं कई बार महानता के होते हैं, कई बार दंडात्मक होते हैं और इससे संबंधित व्यर्थता की भावना उत्पन्न होती है। साथ ही साथ कई बार व्यक्ति जिस सिचुएशन में होता है उसके प्रति उसमें एक विद्रोह की अनुभूति भी होती है। कैमरॉन ने 75% ऐसे केसेस की बात की है जिनमें त्वचा संबंधित विकृतियों के संबंध में ये बात की है कि इसका मुख्य कारण संवेगात्मक तनाव होता है और इसका कारण शारीरिक एलर्जी भी होता है। अध्ययन के अनुसार जो व्यक्ति इगोइस्टिक होते हैं, अहम से ग्रस्त होते हैं, उनमें भी यह रोग हो सकता है। इसी संदर्भ में अब आगे बात करते हैं हेडेक की, सिर दर्द की। सिर दर्द एक अत्यंत सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाला स्नायुविक लक्षण है
और सभी चिकित्सकीय शिकायतों में, यानी जितने भी लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनमें अधिकांशतः सिर दर्द की शिकायत करते हैं। और यह पाया गया है कि लगभग 80% लोगों में अक्सर सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है और 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो केवल सिर दर्द के कारण ही चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। और कई बार इस सिर दर्द के कारण हेडेक के कारण व्यक्ति अपने आप को अपने ऑफिस से अलग कर लेता है, छुट्टी ले लेता है, सोशली किसी फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई पर्सनल वर्क नहीं करना चाहता है और सिर दर्द की अधिकतर घटनाओं में किसी भी प्रकार का आंगिक विकार नहीं दिखाई देता है। बहुत से व्यक्ति सांवेगिक प्रतिबलों, इमोशनल स्ट्रेसेस के कारण उत्पन्न सिर दर्द के प्रति संवेदनशील होते हैं। कई मनोचिकित्सक जितनी भी ये विकृतियां देखी गई हैं सिर दर्द से संबंधित, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से संबंधित, उसमें सिर दर्द एक प्रमुख लक्षण पाया गया है, जैसे चिंता, विषाद, इन सब विकृतियों में। अब सबसे पहले हम चल रहे हैं माइग्रेन, अर्धकपाली माइग्रेन हेडेक या अर्धकपाली सिर दर्द। सामान्य भाषा में अक्सर आप लोगों ने घरों में की अर्धकपाली, यही अर्धकपाली या माइग्रेन या सिर दर्द को वैस्कुलर हेडेक भी कहते हैं, वहिकामय सिर दर्द भी कहते हैं। इस रोग में सिर के पार्श्व भाग में तेज दर्द उत्पन्न होता है, साथ ही साथ दृष्टि एवं आमाशय में भी दिक्कत उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति को वॉमिटिंग भी हो सकती है या वह उसे मिचली सी आने लगती है। कभी कभी व्यक्ति यह सिर का दर्द एक और महसूस करता है और कभी कभी यह जो हेडेक है, माइग्रेन है, वह एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र भी हो जाती है। 1940 के दशक तक, यानी 1940 तक इसके कारण बहुत ज़्यादा हमारी जानकारी में नहीं थे, यानी कारण अज्ञात थे। लेकिन अब जो रिसर्च हो रही है उसमें ये पाया गया है कि यह जो माइग्रेन होता है इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्था है वो ऑरा, पूर्वाभास की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति को मुख्य रूप से दृष्टि संबंधी और पेशीय संबंधी कुछ संवेदनाएं, डिस्टर्बेंस की फीलिंग होती है। इसमें दर्द नहीं होता है। यह विश्वास किया जाता है कि मस्तिष्क के विद्युतीय क्रिया में परिवर्तन के कारण यह ऑरा की उपस्थिति उत्पन्न होती है, पूर्वाभास की उत्पत्ति होती है। पहले यह विश्वास किया जाता था कि ऑरा की उत्पत्ति मस्तिष्क की वाहिकाओं के कारण होती है, उसमें अचानक परिवर्तन उत्पन्न होने के कारण होती है, यानी जो हमारी वैस्कुलर हैं उनमें मतलब उनका व्यास जो है उसमें डिस्टर्बेंस के कारण। आज हम यह भी जानते हैं कि वर्तमान में यह परिकल्पना की गई कि जब स्नायुविक विकृति मस्तिष्क के पीड़ा केंद्रों तक पहुंचती है तब इस रोग की दूसरी अवस्था का आरंभ होता है, जिसमें तीव्र दर्द उत्पन्न होता है जो कुछ दिनों या सप्ताह तक बना रहता है। सामान्य सिर दर्द में
पूर्वाभास अनुपस्थित रहता है और इसी विशेषता के आधार पर सामान्य सिर दर्द एवं अधकपारी में अंतर किया जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन के कारण भी यह माइग्रेन आरंभ हो सकता है और यही कारण है कि यह रोग महिलाओं में अधिक होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा है। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन यह जनन ग्रंथियों से संबंधित है, तो एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है और यह कारण इसीलिए यह जो माइग्रेन है यह महिलाओं में अधिक होता है। अर्धकपाली का प्रमुख कारण स्ट्रेस भी हो सकता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो अति नियंत्रित यानी अपने आप को बहुत डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, बहुत पूर्णता पसंद करने वाले होते हैं, माने कोई भी काम वो इधर उधर नहीं करना चाहते हैं, बड़े परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उनमें इसकी व्यापकता अधिक पाई जाती है। इसी सिर दर्द में ही आगे हम चल रहे हैं क्लस्टर हेडेक के बारे में। क्लस्टर हेडेक यह भी एक प्रकार का माइग्रेन है, परंतु यह छोटी छोटी अवधि तथा सिर के एक ही पार्श्व भाग में उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने कहा कि माइग्रेन जब बता रहे थे तो हमने आपको बताया कि यह एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफर हो जाता है। सामान्यतः इस प्रकार का सिर दर्द एक आंख तक ही सीमित होता है। यह एक दिन में लगभग 8 बार तक उत्पन्न हो सकता है। क्लस्टर हेडेक के कारण व्यक्ति जो है वह काफ़ी ये माना जाता है कि इसमें चयापचय की विकृति भी मुख्य रूप से संबंधित होती है। इस संबंध में दवाइयाँ लेने पर लाभ होता है और बार बार सिर दर्द होने पर तो व्यक्ति लगातार दवाइयाँ लेने लग जाता है, जिसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इस प्रकार के सेवन में इस दर्द में कई बार व्यक्ति जो है औषधियों और दवाइयों या तरह तरह के तरीकों का अपने ऊपर प्रयोग करता है। इसमें मनोचिकित्सा के द्वारा भी प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं टेंशन हेडेक की, तनाव सिर दर्द की। कभी कभी सिर दर्द में लगभग 90% को तनाव सिर दर्द या सामान्य सिर दर्द जिसे कहते हैं यह प्रॉब्लम होती है। इमोशनल स्ट्रेस के कारण व्यक्ति लंबे समय तक सिर एवं गर्दन की मांसपेशियों का संकुचन बना रहता है और जिसके कारण कई घंटे पश्चात जो ब्लड वेसल्स हैं वह संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण प्रभावित भाग में इस तरह के दर्द से जिसके कारण प्रभावित भाग एक तरह से उसमें रक्त का प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति इस प्रकार के सिर दर्द का अनुभव करता है। कभी कभी उसे ऐंठन भी महसूस होती है और अक्सर ऐसा पश्चकपालीय क्षेत्र में होता है, फिर धीरे धीरे पूरे सिर में फैल जाता है। यह सिर दर्द सिर के तीनों पार्श्व में होता है तथा इसमें एक डिफरेंस देखिएगा माइग्रेन और इसमें। माइग्रेन में वॉमिटिंग या मिचली आने लगती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसका मुख्य कारण डिप्रेशन एवं एंग्जाइटी को माना जाता है। आइए अब इस संबंध में कुछ
फैक्टर्स की और बातें करते हैं, अध्ययनों की और बातें करते हैं। सबसे पहले हम कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में आइए एक अध्ययन बताते हैं कि यह देखा गया है कि पेप्टिक अल्सर के रोगी के जो भाई होते हैं उनमें सामान्य जनसंख्या की अपेक्षा पेप्टिक अल्सर होने की दूनी संभावना होती है, यानी सगे भाइयों में पाए जाने की इसकी संभावना अधिक पाई जाती है। अध्ययन में यह देखा गया है कि हाइपरटेंशन और दमा के रोगियों के रिश्तेदारों में भी इस रोग के घटित होने की संभावना सामान्य जनसंख्या की अपेक्षा अधिक होती है। एक और अध्ययन यह बताता है कि दिल की बीमारी और प्रतिबल के संबंध में जो जेनेटिक फैक्टर्स को लेके स्टडीज हुई है उसमें 32 जोड़े ट्विन्स के लिए गए जिनकी एज रेंज 42 से 67 था। इनमें से केवल एक जोड़ा ही इस प्रकार की बीमारी से, दिल की बीमारी से पीड़ित था। वोल्फ 1950 ने अपने अध्ययन के आधार पर यह दिया कि शारीरिक अनुक्रिया की क्षमता उसके वंशानुक्रम हेरिडिटरी से निर्धारित होती है और वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुसार ही व्यक्ति प्रतिबल का सामना करता है। यह जो पहले से निहित कारक, वंशानुक्रम कारक व्यक्ति में जन्म के साथ ही माने जन्म के पहले से जुड़े होते हैं और यह कारक उसके शारीरिक समायोजन और मनोदैहिक विकारों के लिए निर्धारक कारक माने गए हैं। आइए कुछ और अध्ययनों की बात करते हैं। अध्ययनों में यह पाया गया है कि व्यक्ति की प्राथमिक अनुक्रियाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। पीड़ादायक उद्दीपक या प्रतिबल परिस्थिति के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की अनुक्रिया में कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। वोल्फ 1950 के अनुसार प्रतिबल परिस्थिति के उत्पन्न होने पर कुछ व्यक्तियों के पेट में पुनर्क्रिया यानी ऑटोनॉमिक रिएक्टिविटी होती है, कुछ में नाड़ी में ऑटोनॉमिक रिएक्टिविटी होती है, किसी व्यक्ति में दमा संबंधी पुनर्क्रियाएं होती हैं और कुछ में कौन सी पुनर्क्रिया होगी यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जो स्ट्रेस की सिचुएशन है उसमें व्यक्ति में कैसे शारीरिक परिवर्तन होंगे। इसके अलावा सोमैटिक वीकनेस, दैहिक दौर्बल्य, इस दिशा में जो अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर यह पाया गया है कि व्यक्ति के जो अंग दुर्बल और अशक्त होते हैं उनमें मनोदैहिक विकार बहुत जल्दी उत्पन्न होता है, जिसका मुख्य कारण दोष युक्त आनुवांशिकता या अतीत के रोग होते हैं। कमजोर शारीरिक अंगों के रोगग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें रीस का अध्ययन यह बताता है, रीस 1963 का, कि दमा के रोगियों में अधिकांश को श्वसन संबंधी संक्रमण का पुराना इतिहास होता है, यानी इसके लक्षण कहीं न कहीं कुछ पहले की चीजों से जुड़े हुए होते हैं। अलेक्जेंडर ने भी इस संबंध में अध्ययन किया है और
इसका मुख्य रूप से कारण इन्होंने शारीरिक माना है। अब हम कुछ और कारकों की बात करते हैं और यह पाते हैं कि जब व्यक्ति की संवेगात्मक प्रत्युत्तर की तीव्रता अतिरंजित हो जाती है और साधारण समय में वह दैहिक संतुलन फिजिकल एडजस्टमेंट स्थापित नहीं कर पाता है, तो ऐसे में व्यक्ति में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिक कारकों में हमने आपसे टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी के बारे में बताया है, साथ ही साथ स्ट्रेस के बारे में बताया है। सेली का ऐसा विचार है कि धमकी पूर्ण परिस्थिति माने जिसमें व्यक्ति में एक डर चेतावनी होती है, इसके उपस्थित होने पर व्यक्ति ऐसी प्रतिक्रियाएं करता है जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया होती है और यह जब अधिक समय तक बनी रहती है तो व्यक्ति में शारीरिक रोगों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। यह लक्षण अनुकूलन के रोग या लक्षण डिसीजेस ऑफ एडॉप्टेशन कहे जाते हैं। अलेक्जेंडर का यह भी विचार है कि प्रत्येक प्रकार के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में किसी न किसी प्रकार की प्रतिबल परिस्थिति को एकदम संबंधित माना जा सकता है। अलेक्जेंडर का विचार है कि आमाशय से संबंधित रोग उनमें अधिक होता है जो प्रेम आवश्यकता के कारण कुंठित होते हैं। साथ ही साथ गठिया रोग का कारण भी प्रतिबल को माना गया है। इस संबंध में आइए कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अंतरवैयक्तिक संबंधों के बारे में भी बात करते हैं। अंतरवैयक्तिक संबंध यानी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति यानी परिवार में एक दूसरे संबंध, समाज में, पास पड़ोस में, तो ऐसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में यह पाया गया है कि पिता पुत्र या पुत्री, माता पुत्र या पुत्री, हस्बैंड वाइफ और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जनरल या सामान्य नहीं होते हैं, सही प्रकार के नहीं होते हैं, तब इस दोषपूर्ण अंतःवैयक्तिक संबंधों के कारण व्यक्ति में मनोदैहिक विकारों से ग्रस्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। साथ ही साथ ये देखा गया है कि विवाहित दंपतियों में जब पार्टनर का साथ नहीं होता है किसी भी कारण से, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर का रोग होने की संभावना सर्वाधिक हो जाती है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर। इस संबंध में हुए अध्ययन यह बताते हैं कि अनुबंधन अधिगम कंडीशन लर्निंग के आधार पर किए गए और इसमें रोगियों में श्वसन दमा के लक्षण उत्पन्न किए गए और देखा कि ऐसे अध्ययन जो हैं, इसकी जो अध्ययन किए गए इसमें ये पाया गया कि इस प्रकार के जो लक्षण है इसका संबंध लर्निंग से हो सकता है। लर्निंग से कैसे हो सकता है, आपको मैंने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एकदम शुरू में बताया और देखा कि बच्चा देखता है कि सिर दर्द, पेट दर्द या इसके कारण किसी तरह से हम बच जाते हैं और वह इस टेंडेंसी को डेवलप करने लगता है, फलस्वरूप खाता नहीं है, पीता नहीं है, तो इसके कारण से पेट संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में हम आपको सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जिसमें कि मुख्य रूप से
ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, रूस, अमेरिका, चीन सभी देशों में हुए जो अध्ययन है उसमें यह पाया गया है कि इस प्रकार के रोगों में सामाजिक सांस्कृतिक कारक अधिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और यह भी पाया गया है कि आदिवासियों में इस प्रकार के रोग कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोशल चेंज होगा इसकी संभावना अन्य में भी बढ़ जाएगी। गठिया रोग का संबंध सामाजिक आर्थिक स्तर से भी है और उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वालों में यह रोग अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह से हृदय संबंधी रोग जो है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोगों की अपेक्षा उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोगों में अधिक पाया जाता है। अब हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के कुछ उपचारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेजर्स की बात करते हैं और अधिकांश जितने भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं इसमें औषधियों का उपयोग किया जाता है और औषधियों के उपयोग के साथ साथ इसमें माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स प्रशांतक औषधियाँ, हल्की प्रशांतक औषधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। साइकोलॉजिकल मेजर्स में मनोदैहिक रोगों के उपचार में परिवार चिकित्सा पद्धति फैमिली थेरेपी उपयोगी पाई गई है। साथ ही साथ कॉग्निटिव थेरेपी की उपयोगिता पर कोलमैन 1976 ने काफ़ी बल दिया है। बिहेवियर थेरेपीज इसके लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी मानी जाती हैं और बिहेवियर थेरेपिस्ट यह मानते हैं, आपको मैंने हमेशा ये बात कही है कि व्यवहारवादी जितने भी हैं वह किसी भी चीज की व्याख्या का आधार अधिगम पर करते हैं, लर्निंग पर करते हैं और फॉल्टी लर्निंग इस संबंध में प्रमुख रूप से इसको कारण के रूप में माना गया है। और ये मानते हैं व्यवहार चिकित्सावादी कि फॉल्टी लर्निंग के कारण इस प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं, अतः इसका उपचार भी ऐसे तरीके से किया जाए कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो सके। और इस संबंध में वोल्पे 1969 ने बिहेवियर थेरेपी में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक को डेवलप किया था, एंजाइटी के लिए किया था और एंजाइटी स्ट्रेस इन सब में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, आपने पढ़ा है। और इस संबंध में जो अन्य अध्ययन हुए हैं उसमें बायोफीडबैक इसकी सहायता से मनोदैहिक रोगों के उपचार में सफलता मिली है। यह विधि वह विधि है जिसमें रोगी के स्वतंत्र नाड़ी संस्थान के कार्यों की सूचना, जैसे मस्तिष्क तरंगों की सूचना, हृदय गति की सूचना, प्रकाश और ध्वनि संकेतों के माध्यम से प्रतिफल यंत्रों की सहायता से की जाती है। वास्तव में इस सूचना को स्क्रीन पर मशीनों से दिखाने की व्यवस्था होती है। इस संबंध में लैंग 1967 का अध्ययन महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में इस चिकित्सा के क्षेत्र में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करने और उनको प्रदर्शित करने की जो नई टेक्नोलॉजी और मशीनें हैं उनसे संबंधित अध्ययनों के आधार पर यह बहुत सारी खोजें हो रही हैं और अभी अपने देश में इस संबंध में बहुत अधिक रिसर्चेस की आवश्यकता है।